अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 23 जनवरी जुमे का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ ही में लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। अगर कोई चीज़ आपको कमी बेशी नज़र आ रही है या किसी हवाले से भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। पाकिस्तान में रहते हुए सहाफ़त आज के दौर में करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए ये एक ज़रूरत है कि मेरी यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुने, कंटेंट शेयर हो और फिर हम मज़ीद मोटिवेशन और हौसले के साथ जो है वो बात कर सकें। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं। एक तो ज़ुल्म की जो नए नित नए तरीके तो आ ही रहे हैं, लेकिन जुल्म की नई दास्तानें सामने आई हैं, वो आपके सामने कुछ कहानी रखते हैं। लियाकत चट्टा साबिक जो कमिश्नर थे, उनके हवाले से अब क्या अपडेट आज सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान की एक और बड़ी पेशेंगोई आज सच साबित हो गई है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। 8 फरवरी को लेकर पाकिस्तान की पुलिस के अंदर जो तैनातियाँ की जा रही हैं और जो एक इनकलकेशन होने जा रही है, वो भी आपको बताएंगे बड़े आराम से, बड़े डिटेल के साथ। और पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के लोगों ने, ऑब्वियसली लोगों में कौन आते हैं, जो हुक्मरान हैं, जो 5-7 लोग हैं टोटल, उन्होंने किस तरीके से बैतुल मुकद्दस का सौदा कर लिया है, तमाम तर कहानी। लेकिन सबसे पहले एक लड़की, निहत्ती लड़की, जिसका डर और खौफ इस वक्त निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। बात कर रहे हैं हम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की। एक बात आप लिख लें, राइट इट समवेयर, कि ये जो केस है ना, ये अदालती हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा केस बनने जा रहा है। यानी मैं हमेशा ये बात अपने वीलॉग्स में करती हूँ कि ये जो एक जबर का निज़ाम है, जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से हमारे सरों पर राज कर रहा है, इस निज़ाम के अंदर वुकला ने वो रोल नहीं प्ले किया जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि वुकला के पास बीइंग लॉयर्स एक लीगल प्रोटेक्शन मौजूद होती है। वो खड़े हो सकते थे इस ज़ुल्म के निज़ाम के खिलाफ, लेकिन उस तरीके से नहीं खड़े हुए। लेकिन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, जिस तरीके से इंसानी हकूक़ के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, चाहे वो BYC की बात हो, चाहे वो जबरी गुमशुदगियाँ किसी भी अभी मुल्क के कोने में हो रही हो, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो, जिस हवाले से बात की जाए, फिर पिछले 3 दिन से वो दोनों मियाँ बीवी, दोनों जो वकील हैं, दोनों का ताल्लुक वकालत के शोबे से है। वो दोनों जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक बार रूम में, सदर के बार रूम में मौजूद है, जिस तरीके से पूरी पूरी रात वहाँ गुजारते रहे। वाजिद गिलानी, ये भी एक आयरनी है वैसे, वाजिद गिलानी किस तरीके से उन्होंने अपनी साइड बदली, किस तरीके से उन्होंने अपना ज़मीर बदला, बेचा, और उसके बाद उनकी वजह से हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी जो फेस कर रहे हैं, और फिर वाजिद गिलानी ही आज मंजर आम के ऊपर आते हैं। वाजिद गिलानी पिछले 3 दिन से उनके साथ हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये बात मैं नहीं कर रही, ये कोई एंटी गवर्नमेंट बंदा ये बात नहीं कर रहा, कोई तनकीदी आवाज़ ये नहीं कह रही। वाजिद गिलानी का कहना है कि जब आज ईमान मज़ारी जब रास्ते में थी, वो जा रही थी, अदालत के अहाते में ऑब्वियसली नहीं थी, सड़क के ऊपर जब वो अपनी गाड़ी में थे और जा रहे थे आगे जो है वो अदालत की जानिब, तो किस तरीके से वहाँ पर उन्हें ये बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि हट्टा-कट्टा मर्द जो उनसे डबल था ईमान मज़ारी से साइज़ में, उस मर्द ने, पुलिस एहलकार ने उन्हें इस जगह से पकड़ा, शलवार वाली नेफे वाली जगह से पकड़ा और गर्दन से दबोचा और पकड़ के उन्हें गाड़ी में डाला। ये हम अ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक वकील खातून की गिरफ्तारी की बात करें। अगर एक वकील के साथ ईमान मज़ारी एक नाम है, ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा नाम है, वो खुद इंसानी हकूक़ के लिए बात करती है। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आम लोगों के साथ इस मुल्क में क्या होता होगा? ये बड़ा वाज़ेह है, ये बहुत क्लियर है। कभी भी अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से इंटरैक्ट करें, जो बाहर रहते हैं, जो आपसे कभी इंटरैक्शन करें, तो वो लिटरली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान की जो खबरें हैं, या पाकिस्तान जो है वो बाहर ममालिक की नज़र में बिल्कुल नंगा और नेकेड दिखता है। क्योंकि पाकिस्तान की यही तो वो खबरें हैं ना, और यही तो वो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स हैं, जो पाकिस्तान को बिल्कुल नेकेड दिखाते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल बेशर्म और बेपर्दा दिखाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके मुल्क में इस वक्त हो रही हैं। हादी अली चट्टा के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो मारपीट करके गाड़ी में डाला गया। और ईमान मज़ारी के साथ ये शेरी मज़ारी को मैंने मैसेज किया आज इंटरव्यू के लिए, सियासत.pk के लिए इंटरव्यू करना था, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कुछ डिटेल्स कंफर्म नहीं है जो आ रही हैं, वो आ जाएँ तो फिर हम बात करते हैं। ऑब्वियसली वो माँ परेशान, पहले जबरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई, वो तो छोड़ दी, लेकिन आज उनकी बेटी जिस तरीके से खड़ी हो गई है, और वो किसी पॉलिटिशियन या किसी सियासी जमात के लिए नहीं खड़ी हुई, वो इंसानी हकूक़ के लिए खड़ी हुई। बात अब किसी सियासी जमात या किसी पॉलिटिशियन की है ही नहीं। इमरान खान तो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, जिस ठाठ से उन्होंने गुजारी, आज जो नाम उनका है, क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान से बाहर, अब बात पूरी इंसानियत की है, अब बात आपके अपने सर्वाइवल की है। अगर आप बोलेंगे, निकलेंगे, आवाज़ उठाएँगे, तनकीद करेंगे, सवाल उठाएँगे, तो अपने लिए उठाएँगे, अपने सर्वाइवल के लिए उठाएँगे, अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे। वरना जो हालात इस मुल्क में बना दिए गए हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे सामने सिचुएशन बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें बहुत चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा वाला वाक़या तो यहाँ पर, इस पर जो भी फ़ॉलो अप होता है ऑब्वियसली उससे भी आपको आगाह करेंगे। असद तूर के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं, कहीं कहा जा रहा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है,
باقاعدہ शीरीन मज़ारी ने ट्वीट भी किया कि उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर इन तीनों को, हादी अली चट्टा, ईमान मज़ारी, असद तूर, तीनों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि गालिबन उन्हें अब रिहा कर दिया गया है, तो इसमें कुछ कन्फर्म्ड इत्तला मौजूद नहीं है मेरे पास। लेकिन हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। ये इस वक्त सारी की सारी कहानी है। यहीं से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इमरान खान का कहा एक और चीज़ सच साबित हो गई है, या इस पर भी चलो एंड पे आते हैं। जुल्म की जो नए जबर की जो दास्तानें है ना, वो एक एक करके अपने रिकॉर्ड्स बना रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं, बिल्कुल आराम तसल्ली से बैठ के, तो मामला ये है कि एक तो मलिक नजम अडयाला जेल के बाहर जो कारकुनान पहुंचते हैं अलीमा खान के साथ, फैमिली के साथ वो बैठते हैं, पूरी पूरी रात वहाँ मौजूद होते हैं। ये इमरान खान के नारे लगाते हैं, ISF के नारे लगाते हैं, मेरी जान जवानी ISF, इस किस्म के नारे जो होते हैं इनके होते हैं। बड़े, आप कह लें बड़े इंथुजियास्टिक किस्म के ये सारे नौजवान लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जो कोई बिरयानी या समोसे की प्लेट पर या पैसों पर नहीं आते, पेड नहीं होते, बड़े जेन्युइन किस्म के लोग हैं। इनमें से कईयों के साथ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे या पर्सनली एक इंटरेक्शन हो चुका है मेरा, जानती हूँ मैं। तो किस तरीके से एक जज्बे के साथ ये लोग पहुँचते हैं, और ये ऐसे ही लोग होते हैं जो मुल्कों की आज़ादी की तहरीकों में या ममालिक की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट तहरीकें हैं उनके अंदर ऐसे लोगों का, ऐसे कारकुनान का जो बिल्कुल बगैर किसी, जो बेलौस काम कर रहे होते हैं, उनके बड़ा एक कलीदी किरदार होता है। मलिक नजम नामी लड़के को जब उस दिन, अभी जब मंगल वाले दिन अडयाला के बाहर अलीमा खान और सब बहनें मौजूद थी, जब अचानक मार्च का ऐलान किया गया, जब ये लोग जा रहे थे, तो मलिक नजम को नारा लगाने पर सिर्फ इमरान खान का जब घसीट कर गिरफ्तार किया गया, जिनको गिरफ्तार करने के लिए बहनों को भी रोड पर गिरा दिया गया और बाकी खवातीन को भी, तो मलिक नजम सब जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे उन सबको अदालतों में पेश कर दिया गया। लेकिन मलिक नजम को एक और केस, यानी 26 नवंबर के केस, अचानक से उस केस को सामने लाकर उसके अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई और उनको अदालत में भी छुप छुपा कर लाया गया। अब जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि इस जवान लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा बेजा किस्म का तशद्दुद किया गया है। बेजा तो बहुत दूर की बात है, एक थप्पड़ भी अगर आप किसी को गैर मुनसिफाना तौर पर लगा, पहली बात है अदालती निज़ाम के अंदर ये थप्पड़ या टच करना फिजिकली तो है ही नहीं ना कहीं पर भी। आपको जो भी मामलात हैं, आप पहले अगलों को वारंट दिखाएं, गिरफ्तार करें, कहीं पर किसी ने कानून तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली एक नारा लगाने पर, इमरान खान की तस्वीर उठाने पर, डी चौक में 26 नवंबर को जिस तरीके से लोगों को मार दिया गया, गोलियां मार दी गई, वो जो सती साहब का एक बेटा था जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो यहाँ पर तो नारा लगाने पर जिस तरह उस बच्चे को गिरफ्तार किया गया, उस लड़के को, और अब मलिक नजम के हवाले से खबरें हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में ना ये हालात है। अगर आप किसी लीडर या किसी तहरीक के लिए बाहर निकलेंगे, कोई नारा लगाएंगे, तो इस कदर गुस्सा होगा, इस कदर जो है वो निज़ाम आपसे तंग पड़ जाएगा कि वो फिर इस तरीके से आपको गिरफ्तार भी करेगा और फिर इस तरीके से आपको नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। अब ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो लोग इमरान खान के लिए अलीमा खान के साथ और बहनों के साथ पहुंचते हैं एवरी ट्यूसडे, अब उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। तो एक डर है, खौफ है कि यही इजाफा जो है कि ये जो माचिस की तीली होती है, चिंगारी होती है, फिर उसके बाद किस तरीके से आग भड़क उठती है, ये वो साबित ना हो जाए। तो यहीं से हम लोगों को रोके। तो अब गिरफ्तारियों से जब लोगों ने डरना छोड़ दिया है, तो अब इन्होंने लोगों को गायब करना शुरू कर दिया है अडयाला के बाहर से उठाकर, और फोर्स डिसअपीयरेंसेस जैसे कहते हैं, गायब करके आप अगलों को ये पैगाम दे कि देखिए अगर अब आप आए मंगल को यही होगा। लियाकत चड्ढा की भी यही कहानी है। कमिश्नर रावलपिंडी जो सामने आए थे, जिन्होंने बहुत कुछ 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कहा था, आज उनके वालिद की वफात के हवाले से सामने उनकी मंजर आम पर वो आए और उनकी कुछ तस्वीर आई और उनके वजन में एक बहुत नुमाया तब्दीली है। इस हवाले से बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, तो वो यही कहते हैं, जिनके पास खबर होती है, कि लियाकत चड्ढा के साथ बाकायदा कुछ लोग मौजूद हैं जो हर वक्त उनकी सर्वेलेंस में होते हैं, और लियाकत चड्ढा काफ़ी हद तक, जो आप कह रहे हैं कि वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर या दबाव में रखा गया है, जिसके बाद वो उनकी पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो देखने में आ रहे हैं, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हैं। ऑब्वियसली जब आप जहनी दबाव में होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के बहुत से चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल बहुत से चेंजेस होते हैं, जिनसे लियाकत चड्ढा इस वक्त गुजर रहे हैं। वो आज की तस्वीर जो सामने आई, बिल्कुल ऐसे ही पारस जहांजेब के प्रोड्यूसर हैं, शहजाद गालिबन नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम गलत है तो माजरत। इनको अचानक से गिरफ्तार करके NCCIA ने गिरफ्तार किया, किस वजह से किया, मुकदमा क्या है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में नहीं बताया जाता। कल रात से पूरे मुल्क के अंदर बर्फबारी हो रही है। ऑब्वियसली जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ की बात करी हूँ, इवन इस्लामाबाद की जो मारगरा हिल्स हैं उसमें बिल्कुल अगर आप आगे जाएँ, चाहे वो जहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ तक अगर आप पहुँचे तो वहाँ भी कुछ बर्फबारी की वहाँ से भी तलात और कुछ फुटेजेस आ रही हैं। जहाँ पर इस्लामाबाद में मौसम इतना ठंडा है, वहीं पर कबायली इलाके वादिया तिरा जहाँ ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर कल रात से बर्फबारी है, सख्त तरीन मौसमी हालात हैं और उसके अंदर लोग अपने घरों से दूर हैं, बेयारो मददगार हैं और बहुत मुश्किल और कठिन हालात में। पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुआ कि लोग अपने घर बार छोड़कर कबायली इलाकों के लोग इस तरीके से रुल रहे हों, लेकिन कब तक हम ये चीज़ें देखेंगे और कितना अरसा देखेंगे। ऑब्वियसली देख देख कर ये चीज़ें बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल खफा होता है। लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर ऑब्वियसली फिर मुझे एहसास होता है कि हम कैसे गज़ा को ना बेचते, हम कैसे बैतुल मुक़द्दस का सौदा ना करते। हम तो अपने मुल्क के अंदर इतने सफ़ाक हैं, इतने संग दिल हैं, इतने सख्त दिल हैं, हमें
ہمیں فرق نہیں پڑتا تو ہم غزہ کے بچوں کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس پر کیسے بات کریں گے؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر معاملات کو درست نہیں کر سکے، لائن اپ نہیں کر سکے، ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر سکے، سارٹ نہیں کر سکے۔ آخرکار وہی سب ہوا۔ یہودی ایجنٹ کہنے والے آخر خود جس طریقے سے کمپرومائز ہو گئے، یہودی ایجنٹ نکلے۔ میں کیا لفظ استعمال کروں، ہر لفظ بہت ایکسٹریمیٹی پہ چلا جائے گا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اب نتنیاہو اور شہباز شریف اور پتہ نہیں کون کون ہمارے ملک سے اور بھی بڑے بڑے نام، اور وہاں پر بیٹھ کر ایک غزہ پیس آف بورڈ جس کو نام دیا گیا ہے، جس پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو $25 کا یہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ غزہ پیس بورڈ بالکل نہیں ہے، جس کے اندر جہاں سوئٹزرلینڈ میں تمام تر معاہدوں پر دستخط ہو رہے تھے، وہیں پر سوئٹزرلینڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے باقاعدہ طور پہ تمام وہ چیز سامنے لائے، پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کے تھرو سب چیزیں وہ سامنے لے کر آئے۔ $2500 کا یہ پروجیکٹ ہے، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں بڑے لگژری قسم کے گھر بنائیں گے رہنے کے لیے، 1 لاکھ کے قریب شاید رہنے کے گھر ہوں گے، لیونگ یونٹس ہوں گے، لگژریس قسم کے، ایک بیسیکلی ٹورسٹ ریزورٹ بنا رہے ہیں۔ جب آپ وہ پوری کی پوری پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن دیکھیں تو لگ ایسے رہا ہے جیسے وہاں پر کوئی ایک کون ہوتے ہیں وہ جو مجھے نام بھول گیا ہے ان کا، بیسیکلی جو ریئل اسٹیٹ والے لوگ ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ایک لگ رہا ہے کہ پروجیکٹ ہے جس کی کوئی نمائش تزئین و آرائش کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اس کی نمائش ہو رہی ہے، غزہ 2 بننے جا رہا ہے، یا جیسے ہوتا ہے نا DHA 2 بن رہا ہے، بحریہ فیز 2 بن رہا ہے، مطلب اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اور جس طریقے سے غزہ کے لوگوں کے خون کے اوپر چل کر، ان کی لاشوں پر سے چل کر، اور جس طریقے سے جو وہاں ظلم اور بربریت کیا گیا، عالمی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو دکھائی جا رہی ہے پریزنٹیشن، اور سب کچھ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ صرف یہی نہیں ہے، الجزیرہ جو بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جو اس پورے وار کو مسلسل رپورٹ کرتا ہے، جس کے بہت سے جرنلسٹ شہید بھی ہوئے ہیں، الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کو انسانی المیہ کی نظر سے نہیں بلکہ اس کو سرمایہ کاری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا جا رہا، اور یہ اس وقت صرف اس لیے سب کچھ، اور آپ نے صرف ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے صرف زبانی کلامی اس ظلم کے جبر کے نظام کو اس ملک کے ساتھ مل کر سپورٹ نہیں کیا، آپ بلکہ اپنی فزیکل، مینٹل، تمام تر فائنینشیل بھی ایون سپورٹ دینے کو تیار ہیں۔ اب ہماری باقاعدہ طور پہ یہاں سے دستے جائیں گے اور وہ لڑیں گے۔ کس کے خلاف لڑیں گے؟ حماس کے خلاف لڑیں گے۔ کس کے خلاف لڑیں گے؟ غزہ کے لوگوں کے جو خلاف۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے ہورائزن سے یہ بات بہت مشکل اور دور تلک ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزیں مینیج ہوں گی، ہم کس طریقے سے وہاں جائیں گے، ہم کریں گے وہاں جا کر کیا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے۔ کل کو جیسے میرا بیٹا ہے، ہی 7 ماشاء اللہ، وہ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا بتاؤں گی اسے؟ یعنی بینگ اے جرنلسٹ، کل کو جب وہ بڑا ہوگا، میرے پیشے کے بارے میں جانے گا، پہچانے گا، مجھ سے سوال کرے گا نا کہ یعنی غزہ، یعنی بیت المقدس کا سودا کر گئے ہم کر رہے کیا ہے؟ یعنی فرانس تک کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیسیکلی جس کے اکارڈنگ یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا، جو چیزیں جو ٹرمز آف ریفرنسز آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں طے ہو پائے، تو ہم اس لیے اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے جس کو ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ کیا کینیڈا کا وزیر اعظم ٹرمپ کے آگے کھڑا نہیں ہو گیا؟ لیکن کھڑے صرف وہ ہو سکتے ہیں جو خود مختار ہو، جن کو پتا ہمارے پیچھے ہماری عوام کھڑی ہے۔ یہاں پر تو عوام ہی نہیں کھڑی تو کس طرح یہ کھڑے ہوں گے؟ یہ تو میں ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ کہا نا، عمران خان کی تقریر کی آج کچھ کلپس وائرل ہیں کہ یہ اب امریکہ کے جا کے پاؤں پکڑیں گے کہ ہمیں عمران خان سے بچا لیں، تو یہ obvious تھا۔ اگر یہ ٹرمپ کو انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اسی ڈر خوف میں انہیں ان کا اقرار کرنا پڑا۔ لیکن قیامت دور نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ دور نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے، اور آخر وقت سب پہ آنا ہے، فرشتوں نے سب کی جان لینے آنا ہے، اور پھر وہ وقت کتنا مشکل ہوگا جو آپ سودا کر بیٹھے جس عہدے پر آپ تھے، اور اگر آپ یہ چیز نہیں پوری کر پائے تو اس کے obviously آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کے کانسیکوینسز آپ فیس کریں گے، پورا ملک نہ فیس کریں۔ لیکن اللہ ہی رحم کرے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ چیز کل کو کیسے جسٹیفائی ہوگی، اس پر کس طریقے سے بات کی جائے گی۔ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو دیں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔